नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज लाई हूँ आपके लिए कृष्णचंद्र की कहानी चांदी का कमरबंद। आइए सुनते हैं। चौरंगी के सुपर में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ शिकार मिल जाता है। कलकत्ता के किसी होटल में इतना अच्छा शिकार नहीं मिलता जितना सुपर में, और जितना अच्छा शिकार क्रिसमस के दिनों में मिलता है उतना किसी दूसरे सीजन में नहीं मिलता। मैं अब तक 7 बार कलकत्ते आ चुका हूँ। सिर्फ 2 बार खाली हाथ लौटा, वरना हमेशा मजे किए और बैंक बैलेंस अलग बनाया। मैं सिर्फ 40 बरस के ऊपर की औरतों पर नज़र रखता हूँ जो साहबे जायदाद हों। अगर बेवा हों तो और भी अच्छा है। मज़ीद ये कि मुझे हीरो के हार बहुत पसंद हैं। मेरा कायदा ये है कि मैं क्रिसमस से माह 1.5 माह पहले ही कलकत्ता आ जाता हूँ और सुपर में क़ियाम करता हूँ। हर साल नहीं आता, तीसरे चौथे साल आता हूँ और सिर्फ बड़ा शिकार खेलता हूँ। लोमड़ी और खरगोश मारना मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ शेरनी का शिकार करता हूँ। इस साल मुझे सुपर में ठहरे हुए 20 रोज हो चुके थे, मगर अब तक शिकार का दूर दूर तक कोई पता न था। नेपाल की एक अमीरजादी आई थी, मगर सिर्फ 5 दिन होटल में रह के चली गई। अभी जाल बिछाया ही था कि पंछी उड़ गया। ऐसे मामलात में बड़े सब्र से काम लेना चाहिए, धीरज से, और अंदर से उजलत करते हुए भी यूं जाहिर करना पड़ता है कि किसी तरह की उजलत नहीं, वरना पंछी बिदक जाएगा। फिर बैरोनेस रूबी होफेन से कुछ उम्मीद पैदा हुई थी। रूबी अमेरिकी शहरी थी, उसका मरहूम खाविंद जर्मन था, मगर उसने बहुत सा रुपया और बहुत सी जायदाद अपनी बेवा के लिए छोड़ी थी। बैरोनेस होफेन में एक उम्दा शिकार की सारी खुसूसियात थी। उम्र 50 से ऊपर ढलती हुई खूबसूरती और बढ़ती हुई ख्वाहिशें, मशरिकी फलसफे और आर्ट की दिलदादा महात्मा बुद्ध से उसे इश्क था। मैंने जल्दी जल्दी बुद्धिज्म पर बहुत सी किताबें पढ़ डाली, मगर अभी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थी कि वो जापान चली गई जैन फलसफे का मुताला करने के लिए। वहाँ की किसी बोधि सोसाइटी ने उसे दावत दी थी। उसने मुझे अपना एड्रेस भी दिया और दोबारा कलकत्ते आने का ख्याल भी जाहिर किया था, मगर उम्मीद नहीं दोबारा वो आए। जैन फलसफे का शिकंजा बड़ा मजबूत मालूम होता है, सारी जायदाद धरवा लेता है। क्रिसमस को सिर्फ 13 दिन रह गए थे। ऐसा लगा अब कि खाली हाथ लौट जाना होगा और 6-7 हजार की चपत अलग पड़ेगी होटल के बिल की सूरत में। मगर बड़े खेल में ऐसा तो होता ही है, खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। फिर अर्चना मिल गई। मैं पार्क स्ट्रीट के नीलोफर रेस्तरां में लंच खाने के लिए जा रहा था कि बाहर एक ताज़ा तरीन मॉडल की कैडिलॉक आके रुकी और उसमें से 17-18 बरस की लड़की निकली। स्याह बाल कटे हुए और शानों तक आरास्ता, बैजवी चेहरा, जैतूनी रंगत। उसने फिरोजी रंग की एक बेशकीमती साड़ी पहन रखी थी और कमर में चांदी की एक पतली सपैटी पहन रखी थी, जो उसकी कमर की नाजुकी और कूल्हों के उभार बड़ी दिलकशी से वाज़ह करती थी। उसने मेरी तरफ एक उड़ती हुई निगाह से देखा, फिर मुंह फेर कर अंदर चली गई और मैं उसकी डोलती हुई चाल को देखता ही रह गया। बिला मुबालगा मैंने ऐसी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी थी। चंद लम्हों के लिए मैं भूल गया मैं किस मकसद से कलकत्ते आया था। औरतों से इस कदर वास्ता रखने का आदी हो चुका हूँ कि मेरा दिल अब उनके जिस्म के लिए नहीं धड़कता। धड़कता है तो उनके गले के जेवर के लिए, उनके हाथ की अंगूठियों के लिए, उनकी पासबुक के लिए। इश्क की बातें मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ, मगर इश्क की बातें मेरे हल्क से यूं निकलती हैं जैसे मछली खींचने वाली डोर गरारी से निकलती है। मेरी बातों में कोई ऐसा जज्बा नहीं होता
जो खुद मेरे दिल को धड़का दे। इसीलिए चंद लम्हे मबहूत रहने के बाद मुझे अपनी कमजोरी पर अफसोस हुआ। मैंने अपने आप पर लानत भेजी और फिर जी कड़ा करके रेस्तरां में दाखिल हो गया। इत्तेफाक से मुझे एक ऐसी मेज मिल गई जहां से मैं उसे अच्छी तरह से देख सकता था, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से नहीं देख सकती थी। लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। हालांकि उधर की कई औरतें मुझे देखकर चौंकती थीं, क्योंकि मेरी सिर्फ शक्ल व सबाहत ही अच्छी नहीं, मैं अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। रोज सुबह 4 मील की दौड़ लगाता हूँ और पेट की वर्जिश भी करता हूँ और बेहतरीन कपड़े पहनता हूँ और चीते की तरह चलता हूँ। इसलिए जब मैं किसी नई जगह पे दाखिल होता हूँ तो लोग एक लम्हे के लिए जरूर चौंक कर मुझे देखने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी ना हो तो आदमी बड़ा शिकारी नहीं बन सकता। मैंने बड़े इत्मीनान से अपना लंच खाया। धीमी धीमी मौसीकी के साथ चिकन रेसबी कबाब बेहद लजीज थे और तीतर के भुने हुए मसालेदार तिक्के भी उम्दा थे। इलावा अजी इधर उधर कोई दूसरी शय काबिले तवज्जो न थी। चंद सेठ लोग अपनी बदसूरत बीवियों या खूबसूरत दास्ताओं के साथ बैठे थे। 2 अमेरिकी बौद्ध जोड़े थे। चंद दरमियाने तबके के टेढ़े लड़के और लड़कियां, चंद बिजनेसमैन, चंद बिजनेस एग्जीक्यूटिव और दवायली दर्जे की तवायफे बैठी थीं। गरज ये कि उस लड़की के सिवा कहीं निगाह ना टिकती थी, मगर किस कदर उदास और मासूम वो बैठी थी, जैसे किसी वीराने में किसी नदी के किनारे पांव लटकाए बैठी हो। 2-1 बार उसने बड़ी अजीब अदा से अपने साने हटक दिए, अपने बालों पर उंगलियां फेर कर उन्हें संवारा और मैं उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के सालिम हीरे को देखता रह गया। उंगलियां बेहद मुतनासिब थीं। हीरा बहुत बड़ा था। अभी तक उसकी चमक मेरी आंखों को खीरा किए देती थी, मगर लड़की की उम्र किसी तरह 17, 18, 19 बरस से ज्यादा न थी और मैं 40 बरस से उधर देखता भी नहीं, क्योंकि तजुर्बे ने बताया है कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टी मुसीबत गले पड़ जाती हैं। इसीलिए मैंने तमाम तर तवज्जो अपने लंच पर मरकूज कर दी। हाँ, कभी कभी उसे देख लेता था, क्योंकि ऐसा ना करना नामुमकिन था। वो किसी सोच में डूबी हुई अपनी बेपनाह खूबसूरती से गाफिल थी। कभी छोटी छोटी आहें भरती, कभी एक नोटबुक पर पेंसिल से कुछ लिखने लगती, बीच बीच में सेब का शरबत पीती। 2 दफा वो अपने लंच का ऑर्डर बदलवा कर नया ऑर्डर दे चुकी थी। मालूम होता है बहुत परेशान है। अपने आशिक की मुंतजिर मालूम होती हुई, जो अभी तक नहीं आया है। ब्लाउज के किनारे से लेकर नीचे साड़ी के किनारे तक उसका कसा हुआ जिस्म किसी खूबसूरत सुराही की तरह खमदार मालूम होता है और उसके नीचे को लोहे की नीम गुलाई। मैंने जल्दी से नजर हटा ली। कमबख्त इस दिल की हरकत फिर तेज हुई जाती है, और वह शिकारी ही क्या जो अपने औसान बजा ना रखे। लंच खाकर मैंने चांदी के बोल में हाथ धोए, बिल अदा किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक लख्त के लिए पलटकर उसने मेरी तरफ देखा और हम दोनों की आंखें चार हुईं। एक लख्त के लिए मुझे उन निगाहों में एक गहरी इल्तिजा नजर आई। मुमकिन है ये मेरा वहम हो, और उसका रुख लचकदार प्लास्टिक की मीनू बुक में छिप गया था। कैसी गजाल आंखें थी, बड़ी बड़ी फैली फैली, गहरी स्याह साल पुतलियां मछलियों की तरह तैरती हुईं। मुझे झटका सा लगा, मगर मैंने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया और बड़ी तमकीनत से बैरे को टिप देता हुआ अपने मिराको चमड़े के बटुए को अंदर की जेब में रखता हुआ नीलोफर से बाहर निकल आया। दूसरे दिन एक बूढ़ी अस्फीनी खातून को शीशे में उतारने में मसरूफ रहा, मगर ज्यादा कुछ कामयाबी नहीं हुई। बुढ़ी बेहद अमीर थी, मगर उम्र 65 बरस से ऊपर थी। मैंने उसके खून को गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर इस बावकार खातून पर अगली दुनिया का हौल कुछ ऐसा तारी था
कि इस दुनिया में वो ज़्यादा दिलचस्पी लेने पर तैयार ना थी। हम लोग देर तक बाइबिल की खूबियों पर सर धुनते रहे और मसला-ए सलीस पर बहस करते रहे। आखिर में जब इस बुढ़ी ने मुझसे स्पेन की एक राहिबा घर के लिए चंदा मांग लिया तो मैंने पसपाई इख्तियार की। मैं बिल उमूम इस उम्र की बूढ़ियों को मुंह नहीं लगाता, मगर क्या कीजिए, कलकत्ता आए हुए 1 माह हो चुका था और क्रिसमस करीब आ रहा था। इसलिए मुझे इस रोज लंच पर जाने से इस कदर देर हो गई। जब मैं नीलोफर के बाहर पहुंचा तो वही हसीना एक सांवले रंग के नौजवान के साथ बाहर निकल रही थी। हल्के गुलाबी रंग की सादा सी रेशमी साड़ी पहने हुए थी। कानों और कलाई पर कोई ज्योरू ना था, सिर्फ गले में पुखराज का एक बेशकीमत गुलू बंद था जो उसकी जैतूनी रंगत पर इस तरह झमझमाता था जैसे एक शफ़ाफ हीरे पर दूसरा शफ़ाफ हीरा रखा हो। मुझे देखते ही उसकी आंखों में दिलचस्पी और सनासाई की एक झलक पैदा हुई। फिर उस सांवले नौजवान ने खुली गाड़ी के पट की तरफ इशारा किया और वो नीले रंग की मर्सिडीज में बैठ गई जिसे वही कल वाला ड्राइवर चला रहा था। तो उसके पास या उस सांवले रंग के नौजवान के पास 2 गाड़ियां हैं, एक कैडिलॉक, दूसरी मर्सिडीज। जाने कौन लोग हैं ये। मालूम होता है मुझे अपना दस्तूर तोड़ना पड़ेगा और 40 बरस से नीचे उतरना पड़ेगा। शेर भूखा हो तो कैसे सब्र करे। नीलोफर से लंच खाकर मैं सुपर में आ गया और अपनी बीवी को मोहब्बत भरे खत लिखने लगा। निर्मला एक लखपति बाप की बेटी है और खुद भी एक मशहूर व मारूफ एडवर्टाइजिंग फर्म में 1500 रुपये महाना पर मुलाजिम है। उसे काम करने का शौक है और मुझे काम न करने का। दरअसल मुझे कोई काम आता ही नहीं सिवाय औरतों के शिकार के, और मेरी शादी भी दरअसल इसी आदत का नतीजा है। निर्मला के बाप ने हमारी अद्दवाजी जिंदगी को माली उलझनों से निकालकर उसे बेहद खुशगवार बना दिया है। शादी में उसने मुझे एक आलीशान फ्लैट दिया, एक गाड़ी दी, बम्बई के सबसे महंगे क्लब की मेंबरशिप दी और मिन जुमला हर तरह के सामान ए तईस और लिबास फाखिरा के साथ एक खूबसूरत बीवी भी दी। और क्या चाहिए मेरे जैसे आदमी को। मगर आदतें बिगड़ी हुई हैं, पूरा नहीं पड़ता और काम कोई आता नहीं। दहेज कब तक साथ चलता है। वो तो अच्छा हुआ शादी से पहले ही मैंने निर्मला से कह दिया था कि मेरा धंधा गैर मुल्की सयाहों को हिंदुस्तान के जंगलों में शिकार खिलाने का है। बाहर से गैर मुल्की शिकारियों या शिकार के ख्वाहिशमंदों की जो टोलियां हमारे देश में आती रहती हैं, मैं उन्हें 1.5-2 माह के लिए, कभी ज़्यादा अरसे के लिए कुमाऊं, कोर्ग, विंध्याचल के जंगलों में शिकार खिलाने ले जाता हूँ और उनसे 2-3 माह में 25-25 हजार निपट लेता हूँ। निर्मला बेचारी को इस तरह क्या किसी तरह के शिकार से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ मेरे लंबे सफ़रों पर कहीं नहीं जाती है। अलबत्ता उसे मेरी बात का 100% यकीन है कि मैं वाकई गैर मुल्की सयाहों को खिलाने का दिलचस्प धंधा करता हूँ और फिर रुपए भी तो घर ला के देता हूँ। 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। फिर हम लोग मजे से बैठ कर खाते हैं। साल 2 साल फिर मैं अपने शिकार को निकलता हूँ। वैसे निर्मला को काम करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही हल्ले में इतना ले आता हूँ। मगर काम करने वाली बीवी के बहुत से फायदे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि बेचारी अपने काम में लगी रहती है। दूसरा फायदा ये है कि सूखे मौसम में हरियाली का काम देती है और बेहतरीन से बेहतरीन शिकारी को अपनी जिंदगी में सूखे मौसम से वास्ता पड़ता है। मैंने निर्मला को एक मोहब्बत भरा खत लिखा और उससे 10,000 रुपये मंगा लिए, क्योंकि मैं सयाहों की एक बड़ी टीम को लेकर आसाम के जंगलों में शिकार खेलने जा रहा था। 3-4 माह के बाद आऊँगा। खत लिखकर और डाक से भिजवाकर मैं कैलूला करने की नीयत से कमरे में लेट गया और सोने से पहले बहुत देर तक अपना प्रोग्राम बनाता रहा और उसमें खुद ही तरमीम पेश करता रहा और दिल ही में बहस करता रहा, क्योंकि अब मेरे शिकार की नोयत दूसरी थी, इसलिए दूसरी तरह से काम करना होगा। रात को डिनर खाने के लिए फिर नीलोफर पहुंच गया।
मेरा ख्याल सही निकला। मेरी तरह अर्चना का पसंदीदा रेस्तरां भी नीलोफर मालूम होता था। उसने सुनहरे और फालसई रंगों वाली बनारसी साड़ी पहन रखी थी। कानों में कबूतर की आंख की तरह सुर्ख याकूत के झमझमाते हुए आवेजे थे और गले में लाल बदख्शा का एक ही पुराना और क्लासिकी तर्ज का गुलूबंद, जिसकी कीमत कम से कम 5 लाख जरूर होंगी। आज अर्चना का सुलगता हुआ हुस्न और उसकी निगाहों का खसमगी लहजा और उसके जिस्म के चंचल खम बेहद खतरनाक मालूम होते थे। सिर्फ मैं ही उसकी तरफ नहीं देख रहा था। रेस्तरां में बैठे हुए हर खुशजौक मर्द की निगाह उस पर थी। ये निगाह जो बजाहिर अपनी बगल में बैठी हुई बीवी को तरह तरह से अपनी तवज्जो का यकीन दिला के इधर उधर पलट जाती थी और अर्चना पर मरकूज हो जाती थी, और अर्चना सबसे बेनियाज बैठी थी। कई मर्दों ने उससे डांस के लिए कहा, मगर उसने सर हिलाकर इनकार कर दिया। उसकी आंखें ऐसा लगता जैसे अभी रो देंगी या किसी को खा जाएंगी। जब फ्लोर पर नाचने वाले जोड़ों की भीड़ बहुत बढ़ गई और एक बहुत ही स्लो फॉक्स ट्रैक चलने लगा, और जब मुझे महसूस हुआ कि अर्चना का इनकार किसी को मेरी तरफ मुतवज़ा नहीं करेगा, तो मैं अपनी मेज से उठकर अर्चना की मेज पर गया, झुका और अपनी बेहतरीन और दिलकश मुस्कुराहट से मुस्कुराया और उसे नाचने की दावत दी। अर्चना ने मुझे सर से पांव तक देखा। ऐसा लगा जैसे एक लम्हे के लिए वो मेरे मर्दाना हुस्न की मकनातीसी खसीस से मशहूर हो गई है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में गहरी कुर्बत और शनाशाई की वही पुरानी चमक नमूदार हुई। ये चमक आदम और हव्वा के जमाने की तरह पुरानी है। फिर जैसे उसका चेहरा एकदम उदास और गमजदा हो गया। उसने मजबूर निगाहों से मेरी तरफ देखा और सर इनकार में हिला दिया। मैंने हार न मानकर अपनी मुस्कुराहट की लौ को और तेज कर दिया। बोला, क्या आपने कसम खाई है कि अपने इस सांवले बॉयफ्रेंड के अलावा और किसी के साथ ना नाचोगी? यकायक वो मेरी गलती पर मुस्कुरा पड़ी। वो मेरा भाई है, बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने फौरन कहा, यही तो मैं सोचता था कि ऐसी दिलरुबा सूरत के साथ वो उखड़ी उखड़ी सांवली सूरत मैच नहीं करती है। अच्छा है वो आपका भाई है, वरना मेरा इरादा आज उसे जान से मार देने का था। वो खिलखिला के हंस पड़ी और उठकर मेरी बाहों में आ गई, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो बनी ही मेरी बाहों के लिए थी। सर से पांव तक मुझे मुकम्मल करती हुई, नाचते नाचते मेरी उंगलियों के लम्स के जेरे असर उसकी कमर के नीचे कूल्हे किसी मुतनासिब लय पर धीरे धीरे डोलते थे, जैसे झील की हुमकती लहरों पर कमल के फूल डोलते हैं। अगर मैं नौजवान, ना तजुर्बेकार और अहमक होता तो जरूर उससे इश्क कर बैठता, मगर मेरी आंख उसके याकूती गुलूबंद पर थी, मेरी तीसरी आंख, वरना चेहरे की दोनों आंखें तो उसके चेहरे पर ही गड़ी हुई थीं। वो मुझसे नजर चुराकर घबरा इधर उधर देख लेती थी। मैंने पूछा, किसका इंतजार है? भाई का? वो एक इज्जते रारी सरगोशी में बोली, मेरा भाई मुझे किसी के संग नाचने नहीं देता, बहुत कवामत परशत है। नहीं, ये बात नहीं है। कहते कहते वो रुक गई। फिर क्या बात है? कुछ नहीं। वो एकाएक चुप हो गई, फिर नजरें झुकाकर बोली, तुम बहुत अच्छा नाचते हो, अपने भाई से इस कदर क्यों डरती हो? घबराओ नहीं, इत्मीनान से नाचती जाओ। मैं तुम्हारे भाई पर निगाह रखूंगा, उसके आते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इत्मीनान का एक लंबा सांस लिया, फिर उसने अपने जिस्म को मेरे जिस्म के सुपुर्द कर दिया। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखें बंद हो गई, उसका सर मेरे साने से लग गया और चंद लम्हों के लिए हाथ उसकी कमर पर रखे रहे। मैंने महसूस किया जैसे मेरा हाथ उसकी कमर पर न हो, गुल के चाक पर हो, जहां पर मैं एक ख्वाबनाक और आरजूमंद मिट्टी के बर्तन से खयाम की एक सुराही की तख्लीक कर रहा हूं। वैसे इन कानों के आवेजे भी 1 लाख से कम ना होंगे। पहला नाच खत्म हो गया, मगर उसका भाई नहीं आया और हम दोनों वहीं खड़े खड़े दूसरे रक्स में शामिल हो गए।
ये एक अमेरिकी लोक नृत्य था जिसमें जोड़े एक दूसरे को छूते हुए अलग हो जाते थे और रक्स करते हुए बार बार ताली बजाते थे। इस रक्स के दौरान में मुझे बहुत सी बातें मालूम हुई। अर्चना के माँ बाप मर चुके थे, ताली। उनकी मंगेतर की खाने थीं आसाम में, ताली। और कलकत्ते में बहुत सी जायदाद थी, ताली। उस जायदाद के सिर्फ 2 वारिस थे, भाई और बहन, ताली। भाई शादीशुदा था और बहन कुंवारी थी, पुरजोर ताली। अर्चना ने मुझसे वादा कर लिया कि वो 2 रोज के बाद मुझसे फिर मिल सकेगी। कारनेशन रेस्तरां में दोपहर को लंच से 1 घंटा पहले, उसके बाद लंच के टाइम पर नीलोफर चली जाएगी अपने भाई के साथ लंच खाने। सबसे ऊंची ताली। कारनेशन में केबिन का भी इंतजाम है। कारनेशन में अर्चना ने पहली बार मेरे हाथ से शराब पी। एक हल्की सी मार्टिनी, लाल बदखशान की तरह दरकशंदा। बेहद झिझक कर और बेहद इसरार के बाद उसने 2 घूंट लिए। फिर हौले हौले उसके रुखसार तमतमाने लगे और होठ किसी इंदौर विन्नी शहद से बोझल होकर बार बार कांपने लगे। दूसरी मार्टिनी में वो बहुत कुछ बक गई। उसका भाई उससे प्यार नहीं करता था, उससे नफरत करता था, क्योंकि वो उसकी आधी जायदाद की मालिक थी। अगर आज जायदाद के हिस्से अलग अलग हो जाए तो अर्चना को 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मगर अर्चना पर बड़ी पाबंदियां थीं। हर वक्त उसकी निगरानी की जाती थी, क्योंकि उसका भाई उसका भी हिस्सा हड़प कर लेना चाहता था और उसे कागजात पर दस्तखत करा लेना चाहता था। वो अभी तक इनकार किए जा रही थी। मैं अकेली हूं, निहत्थी हूं, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अगर मैंने ज्यादा देर तक इनकार किया तो मुमकिन है वो लोग मुझे जहर दे दें या किसी से मरवा डालें। तुम नहीं जानते कुसुम को। कुसुम मेरे भाई की बीवी है। कभी कभी वो ऐसे अजीब निगाहों से मुझे देखती है जैसे मेरी गर्दन पर छुरी रख दी हो। तुम बताओ मैं क्या करूं? अर्चना फूट फूट कर रोने लगी। तीसरी से चौथी मुलाकात में वो और भी बुझ गई। हर वक्त मुतव्वहिस और दहशत जदा दिखाई देती थी। जरा सी आहट पर चौंक जाती। अपने भाई की आमद का सुबह जाहिर करती। कोई अजनबी अगर उसे गौर से देखता तो उसे फौरन अपने भाई का मुखबिर समझ लेती। मगर इस पर भी हम मिलते रहे और मैंने उसे सलाह दी कि वो कोर्ट में दरखास्त देकर अपनी जायदाद का हिस्सा अलग करा ले। मगर वो बेहद घबराई हुई थी। उसके भाई और भावज को गालिबन उस पर सुबह हो गया था, क्योंकि भावज ने बहन के सारे जेवर अपनी तहवील में ले लिए थे और सिर्फ हाथ का एक कंगन बचा था, जवाहरात से मुरस्सा। उसने अपने बेशकीमत पर्स में से कांपते हुए वो कंगन निकाला और मेरे हाथ पर रखकर बोली, इसे तुम अपने पास रख लो, अगर जिंदा रही तो तुमसे ले लूंगी। मैंने इसरार करके उसे कंगन वापस कर देना चाहा, मगर उसने वापस नहीं लिया। कंगन वापस करने की कोशिश में बार बार उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं और फिर देर तक एक दूसरे की गिरफ्त में तड़पती रहीं। फिर उसकी उंगलियां बलाई की तरह नर्म पड़ गईं और उसने अपने हाथ को मेरे हाथ में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और मेरे सीने से लगकर धीरे धीरे सिसकने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे 1.5 करोड़ रुपया मेरे सीने से लगकर मुझे धीरे धीरे थपक रहा हो। एक लख्त के लिए मेरे दिल में निर्मला का ख्याल आया। ओह, कैसा फातिर उल अक्ल हूं जो ऐसे मौके पर निर्मला पर गौर कर रहा हूं। निर्मला भी कोई गौर करने की शय है। इसलिए मैंने सब सोच सोचकर अर्चना के उदास कांपते हुए रस से बोझल होठ चूम लिए, किसी तेज शराब के पहले घूंट की तरह। उस बोसे ने मेरे दिलो दिमाग पर नशा तारी कर दिया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अर्चना से शादी कर लूंगा, उसे अपनी बनाकर उसकी जायदाद का हिस्सा अलग करवा के कहीं दार्जिलिंग शिलांग की तरफ निकल जाऊंगा। मैं सारी जिंदगी उसके साथ गुजार दूंगा।
1.5 करोड़ रुपया बहुत होता है। छोटे छोटे शिकार करने से ये कहीं बेहतर है कि आदमी एक ही हल्ले में बड़े शिकार पर हाथ साफ कर जाए। डार्लिंग, अपनी हर तकलीफ भूल जाओ, मैंने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। अब तुम अकेली और बेयारो मददगार नहीं हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, दिलो जान से। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर कैसे, किस रिश्ते से? वो आरजुदा होकर बोली। लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि मैं तुम्हारा खाविंद हूं। क्या क्या? उसकी जुबान रुक गई और फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। हाँ प्यारी, मैंने अपनी दोनों आंखों की मुकम्मल कशिश से उसे मसूर करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं नहीं, वो दोनों हाथ जोर से हिलाते हुए बोली। ये झूठ है, तुम्हें महज मुझसे हमदर्दी है। इसी हमदर्दी की खातिर तुम मुझसे शादी करने के लिए आमदा हो, लेकिन मैं तुम्हें तबाह न करूंगी। मुकद्दमा जाने कितने साल तक लड़ना पड़े। नहीं नहीं, मुझे कोई हक नहीं है अपनी तकलीफें तुम पर लादने का। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दम दिलासा दिया, बार बार अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। बड़ी मुश्किल से कई दिन मुतवातिर समझाने के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। मगर 3 दिन ठहर जाओ। 3 दिन क्यों? आज मेरा भाई शिलोंग जाने वाला है 1 हफ्ते के लिए। फिर मुझ पर से पहरा भी कम हो जाएगा। यकायक उसकी रोती हुई आंखों से मुस्कुराहट छलक पड़ी। उसने मेरे बाजू को जोर से पकड़ लिया और अपना गाल उससे लगाकर उसने एक मीठी और तवील सांस ली और धीरे से बोली, 3 दिन के बाद में मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इस बीच में हम दोनों फैमिली के पुराने सॉलिसिटर से मिले। राखाल मुखर्जी एक बेहद खुश्क और बेहद बाकायदा मगर बेहद आजमुदा और तजर्बाकार सॉलिसिटर मुझे मालूम हुए। वो भी अर्चना से बेहद हमदर्दी रखते थे, मगर उसके भाई के सॉलिसिटर होने की वजह से दर पर्दा ही अर्चना की मदद कर सकते थे। हाईकोर्ट में लड़ने के लिए यूं तो इतने बड़े मुकदमे के लिए कई लाख की जरूरत थी, मगर वो अर्चना को अपना एक दोस्त सॉलिसिटर दे देंगे जो सिर्फ 25,000 में हमारा केस लड़ेगा। मगर 25,000 नगद पहले उसे दे देना होगा। हम दोनों बेहद परेशान हुए। अब 25,000 कहाँ से आएंगे? वो मेरा कंगन बेच दो, अर्चना ने सलाह दी। मगर मैं कंगन एक जौहरी को पहले से ही दिखाकर उसके दाम पूछ चुका था। वो 12,000 लगा रहा था और हमें 25,000 चाहिए, और मैं कंगन बेचना नहीं चाहता था। बड़ी सुबकी होती जिंदगी भर के लिए अर्चना की निगाह में जलील हो जाता। नहीं नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, कंगन अभी नहीं बिकेगा। मैं कहीं ना कहीं से 25,000 का बंदोबस्त कर दूंगा। उसी दिन मैंने निर्मला को तार देकर 15,000 रुपया और मंगा लिया और सॉलिसिटर को 25,000 रुपये अदा कर दिए गए। 3 दिन के बाद मैंने और अर्चना ने एक खुफिया शादी कर ली, मगर पक्की और बाकायदा फेरों से। ये मेरी 12वीं शादी थी। इससे पहले हमेशा दिल ही में हंसा। अब मैंने अपनी बाकी जिंदगी अर्चना के साथ गुजारने का फैसला कर लिया था। जब हम शादी करके होटल को लौट रहे थे तो मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने अर्चना से कहा, तुम्हारा भाई तो 1 हफ्ते के बाद आएगा। हाँ, मगर क्यों? और वो तुम्हारे जेवरात का डिब्बा तुम्हारे भावाज के पास है। हाँ, मगर क्यों पूछते हो? क्या तुम किसी तरह अपने जेवरात का डिब्बा नहीं निकाल सकती? आखिर वो तुम्हारा है डार्लिंग। हाँ, है तो सही, वो सोच सोच कर बोली। मगर कैसे निकालूंगी? किसी पार्टी में जाने का बहाना करो, भावज को साथ ले जाओ और फिर उसे झांसा देकर और सारा जेवर पहने हुए सीधे मेरे पास होटल में आ जाओ। मगर नहीं नहीं, कोई अगर मगर नहीं, मैंने जरा सख्ती से कहा। लाखों का जेवर यूं छोड़ देंगे हम?
बावली हुई हो। मैंने गाड़ी उसके घर की तरफ मोड़ दी। मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझसे चिमट कर बोली। एक लम्हे के लिए तुमसे अलग नहीं रह सकती, वो तेज तेज सांसों वाली सरगोशी में बोली। होश में आ जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। पार्टी में जाने के लिए भावत जेवर जरूर दे देगी, खुसूसन जबकि वो खुद तुम्हारे साथ जा रही होगी। उसे सुबह तक ना होगा कि असल मुआमला क्या है। बस जरा सी चालाकी से हमारा काम बनता है, हमारा क्या जाता है। मैंने उसे गुदगुदी की। वो बच्चों की तरह खिलखिला कर हंस पड़ी। मैंने उसे उसके घर से जरा दूर फासले पर उतार दिया। 3 दिन तक वो नहीं आई, मगर मुझे बराबर फोन करती रही। मौका ही नहीं मिलता था। भावज किसी तरह राजी ना होती थी। मेरा ख्याल है मैंने उसे टेलीफोन पर जरा सख्त लहजे में डांटा होगा, क्योंकि वो टेलीफोन पर ही रोने लगी थी। चौथे दिन उसने टेलीफोन पर मुझे मुजदा सुनाया कि आज दोपहर में वो अपनी भावज के साथ एक सहेली के घर अपने सारे जेवर पहनकर जा रही है और वहां से तीसरे पहर के करीब मेरे कमरे में आएगी। मैंने उसी वक्त तीसरे पहर के बाद दार्जिलिंग जाने के लिए 2 सीटें बुक करा ली और होटल वाले को बिल तैयार करने के लिए कह दिया। तीसरे पहर को वो सारे जेवरात पहने हुए एक दुल्हन की तरह सजी सवरी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं उसे गले से लगा लेने के लिए आगे बढ़ा कि ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे उसका भाई भी दाखिल हो रहा था। अपने भाई को क्यों साथ लाई? मैंने हैरान होकर कहा। क्या सुलह हो गई? वो महबूब निगाहों से अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली, हाँ सुलह हो गई है। फिर मेरी तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से बोली, ये मेरे भाई नहीं हैं। भाई नहीं हैं? मैंने चीख कर कहा। मैं अर्चना का शौहर हूं। वो सांवला नौजवान बड़े मीठे लहजे में बोला। फ्रॉड तो आपने मुझसे किया है। अर्चना अपनी साड़ी के पल्लू से खेलते हुए बोली। पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी मुझसे कर ली। ये झूठ है। आपकी बीवी नीचे मेरी गाड़ी में बैठी हैं, अर्चना बोली। मैंने तार दे के उसे यहां बुला लिया था। आप यकीनन अपनी बीवी से मिलना चाहते होंगे। मेरे 25,000 रुपए? मैंने चीख कर सवाल किया। वो जोर से हंसी। मैं तुम दोनों को अंदर करा दूंगा और उस बेईमान सॉलिसिटर को भी, मैंने गुस्से से लरजते हुए कहा। वो सांवला नौजवान बोला, अगर आप उस सॉलिसिटर के दफ्तर जाएंगे तो वो सॉलिसिटर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसका दफ्तर भी आपको वहां नहीं मिलेगा। और जहां तक हमें जेल में डालने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इसका फैसला आपकी बीवी के सामने हो जाए तो अच्छा है। अर्चना ने जवाब दिया। गेट आउट, मैंने गमो गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। पहले वो मेरा कंगन वापस कर दीजिए। हमने 1 माह के लिए एक जौहरी से उधार लिया था। एहतियातन हम उस जौहरी को भी अपने साथ लेते आए हैं। नीचे लाउंज में बैठा है। आप ना देंगे तो बड़ा फसाद होगा। आपकी बीवी। गेट आउट, मैंने जल्दी से वो कंगन भी अर्चना के हवाले करते हुए कहा। अर्चना मुस्कुराकर वो कंगन अपनी कलाई में पहनने लगी। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने गुस्से से तकरीबन रुआंखा होकर कहा। तुमने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया अर्चना? बात यह है, वो कंगन पहनकर उसे नचाते हुए बोली, कि अपना भी वही धंधा है जो आपका है। मैं हैरत से उस 20 साला छोकरी की तरफ फटी फटी निगाहों से देखने लगा। अच्छा मैं जाती हूँ। वो कंगन बजाते बजाते दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आपकी बीवी को आपके पास भेजे देती हूँ। बड़ी प्यारी सूरत पाई है निर्मला ने, मगर मैंने उसे कुछ बताया नहीं है। बेचारी का दिल बुरा होता। चलते चलते वो मेरी तरफ देख कर रुकी और हाथ हिलाकर बेहद सारीनी लहजे में बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, गुड बाय। कंगन बजाते बजाते वो कमरे से बाहर निकल गई। वो चांदी का कमरबंद अभी तक उसकी नाजुक कमर में झूल रहा था। और ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।